हेलो दोस्तों, आज हम लोग आरसीसी का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हम जो हम पुराना पढ़े हैं मतलब उसको हम क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू जो है रिवाइज कर लेंगे। ठीक, बेसिकली ये क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन वाली सीरीज होगी। ठीक, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन वाली सीरीज होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमारा YCTAE का हम लोग क्वेश्चन लाए हैं, YCTAE का क्वेश्चन लाए हैं। ठीक, और YCTAE का क्वेश्चन है और RCC पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूँ मैं, RCC का पहला सब्जेक्ट और इंट्रोडक्शन वाला वही जो है फर्स्ट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे जो है कि समझ लीजिए इस चैप्टर का जो है सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो बात करें तो इसमें पूछा है, एज पर IS 456/2000 मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर वर्टिकल सरफेस ऑफ द कॉलम। ठीक, तो कॉलम क्या, हमारे वर्टिकल सरफेस का जो फॉर्म वर्क है उसको रिमूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1 डेज, क्योंकि 24 टू कितना 48 आवर्स हमारे जो है हावर्स तक हमको रखना चाहिए फॉर्म वर्क को। ठीक, वर्टिकल अगर सरफेस है हमारा तो, जैसे कॉलम्स वगैरह में। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड और भी जो सारे क्वेश्चन हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर मैं बता दे रहा हूँ, 1, 2, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड 66, 67, 68, 69, 182 एंड 152। ठीक, तो आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो स्ट्रिपिंग टाइम जो भी है अदर मेंबर्स के लिए, तो सबसे पहला हमारा जो है वर्टिकल फॉर्मवर्स अगर होगा हमारा कॉलम्स, वॉल और बीम के लिए, कॉलम्स, वॉल्स और बीम के लिए, तो कितना होगा हमारा 16 टू 24 आवर्स होगा। सॉरी, वहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, 24 टू 48 आवर्स बोल दिया था। हमारा होगा क्या, 16 टू 24 आवर्स होगा। ठीक, कॉलम्स, वॉल और बीम के लिए जो हमारा स्ट्रिपिंग टाइम होगा, ठीक, कितना होगा 16 से 24 घंटे। तो 1 डे दिया रहेगा तो 1 डे हम टिक कर देंगे। ठीक, 24 आवर्स में 1 डे। ठीक, अब इसके बाद सफिट फॉर्म वर्क्स टू स्लैब के लिए बात करें तो 3 दिन होगा हमारा। और सफिट हमारा क्या होता है, सफिट हमारा होता है जैसे जो स्लैब या बीम वगैरह का जो नीचे वाला है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है जिसपे पूरा हमारा लोड आता है स्लैब या बीम का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सफिट। ठीक, और जो साइड साइड का होगा उसको हम क्या कहेंगे, जो हमारा वर्टिकल फॉर्म वर्क है। ठीक, जो सेप प्रोवाइड करता है, सफिट हमारा क्या करेगा, सेप प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो सफिट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। ठीक, 3 दिन स्लैब के लिए, और अगर यही सफिट हमारा बीम का है तो उसके लिए 7 दिन होगा। ठीक, अब इसके बाद बात करें तो प्रॉफ्स जो है, प्रॉफ्स टू स्लैब्स के लिए हम बात करें तो स्पैनिंग अगर हमारा स्लैब का 4.5 मीटर तक है तो हम 7 दिन मान के चलेंगे। ठीक, 7 दिन तक लेके चलेंगे। और स्पैनिंग अगर 4.5 मीटर से अधिक है तो वो 14 दिन होगा, हमारा मिनिमम पीरियड होगा। ठीक, और इसके बाद बीम की बात करें, बीम और आर्चेज की बात करें तो अगर हमारा स्पैन, इसमें स्पैन का ध्यान दीजिएगा, इसमें 4.5 मीटर है और इसमें क्या होगा 6 मीटर होगा। ठीक, तो 6 मीटर तक के स्पैन के लिए हम कितना लेंगे, इसका दुगना 14 दिन। ठीक, जो 4.5 मीटर स्लैब वाला था उसका दुगना ले लेंगे 14 दिन। और स्पैन अगर हमारा 6 मीटर से अधिक है तो हम कितना ले लेंगे, 21 डेज ले लेंगे। ठीक, 21 डेज ले लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफिट थोड़ा देख लीजिए, सफिट यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि सफिट फॉर्म वर्क्स रेफर्स टू अंडर साइड ऑफ ए कंक्रीट स्लैब। ठीक, refers to underside of a concrete slab. It provides supports during the casting of the slab, ठीक, and ensures that the concrete takes the desired shape। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन लोग तो देखते हैं एज पर BIS 456/2000 ठीक 2000 the minimum of concrete with normal weight aggregate of 20 mm nominal maximum size स्पेसिफाइड फॉर ए सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। तो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए पूछ रहा है कि अगर हमारा जो है नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है 20 mm दिया है और कंडीशन यही हमें ध्यान देना है कि सीवियर हमारा क्या है एक्सपोजर कंडीशन है ठीक कंडीशन कैसा है सीवियर। तो क्या होता है कि M20 से जो है आरसीसी मेंबर में लेके चलते हैं ठीक तो M20 M25 ठीक M30 M35 एंड M40 ठीक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M25 माइल्ड एंड M25 फॉर मॉडरेट सीवियर एंड वेरी सीवियर ठीक एंड M40 फॉर एक्सट्रीम कंडीशन ओके M40 फॉर एक्सट्रीम कंडीशन। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा M30 ठीक। आइए और देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन जो है तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सपोजर कंडीशन है। अब एक्सपोजर कंडीशन है तो ठीक है पहले हम प्लेन कंक्रीट के लिए बात कर लेते हैं ठीक इस पर कोड है हमारा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लेन कंक्रीट के लिए एक्सपोजर कंडीशन की बात करें तो अगर हमारा कंडीशन हमारा क्या है माइल्ड है ठीक और बाद में मैं ये भी बता दूंगा कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन जिसको कहते हैं ठीक। तो माइल्ड के लिए जो है मिनिमम सीमेंट कंटेंट है क्या है मिनिमम सीमेंट कंटेंट 220 माइल्ड के लिए मॉडरेट के लिए 240 सीवियर के लिए 250 वेरी सीवियर के लिए 260 और एक्सट्रीम के लिए 280 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा हमारा क्या सीमेंट कंटेंट ठीक। तो सीमेंट कंटेंट कितना होगा माइल्ड के लिए 220 मॉडरेट के लिए 240 सीवियर के लिए 250 वेरी सीवियर के लिए 260 और एक्सट्रीम के लिए 280 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा हमारा सीमेंट कंटेंट। और ये कभी कभी क्या पूछ लेगा ग्राम पर mm क्यूब में भी कभी कभी पूछ लेता है या मिलीग्राम पर mm क्यूब में भी पूछ सकता है ठीक। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है कि हमारा क्या है सीमेंट कंटेंट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया गया है ठीक। फिर मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट की बात करें प्लेन कंक्रीट के लिए तो 0.60 से शुरू होगा 0.60 माइल्ड और मॉडरेट के लिए क्या होगा 0.60 सीवियर कंडीशन के लिए 0.50 वेरी सीवियर कंडीशन के लिए 0.45 एंड एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 0.40 होगा ठीक। वाटर सीमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं ठीक W/C रेशियो और W/C की बात कर रहे हैं ठीक। फिर इसके बाद मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो माइल्ड के लिए क्या होगा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो कुछ नहीं है मॉडरेट के लिए क्या होगा M15 से हमारा स्टार्ट होगा ठीक। और सीवियर के लिए क्या हो जाएगा M20 वेरी सीवियर के लिए M20 एंड एक्सट्रीम के लिए M25 ठीक। और इसके बाद बात करें कि अब आरसीसी मेंबर की बात ये हमारा क्या था प्लेन कंक्रीट की बात कर रहे थे हम इसकी प्लेन कंक्रीट की बात कर रहे थे। अब हम क्या रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बात करेंगे तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट में क्या होगा सबसे पहले हमारा सीमेंट कंटेंट तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ठीक उसमें कितना था 220 था ठीक और इसमें क्या होगा 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब किस कंडीशन के लिए हमारा माइल्ड के लिए है तो जो माइल्ड के लिए होगा हमारा मॉडरेट के लिए भी होगा ठीक। और 320 हमारा क्या हो जाएगा सीवियर के लिए हो जाएगा सीवियर कंडीशन के लिए 320 ये हमारा सबसे अधिक होता है सीवियर वाला करेंगे मतलब एकदम रट्टा मार लेंगे कि हाँ भैया 320 होता है। इसके बाद वेरी सीवियर कंडीशन रहेगा 340 एक्सट्रीम कंडीशन रहेगा 360 ठीक। और वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें
तो हमारा क्या हो जाएगा 0.55। वहाँ पे कितना होता था प्लेन में 0.60 होता था, यहाँ पे क्या होगा 0.55 होगा। वहाँ पे क्या होता था माइल्ड के केस में, और मॉडरेट केस में यहाँ पे 0.50 होगा। वहाँ पे कितना होता था 0.60 ही होता था, ठीक। और अगर सीवियर की बात करें तो यहाँ पे होगा 0.45, सीवियर में होगा 0.45, और वेरी सीवियर में भी 0.45 होगा, और जो हमारा एक्सट्रीम है उसमें 0.40 होगा। तो देखिए लास्ट में हमारा दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। 0.40 लास्ट में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद की बात करें तो ग्रेड की बात करें तो ग्रेड हमारा उसमें कितना होता था, मिनिमम ग्रेड M15 था, ठीक। और मिनिमम ग्रेड M15 किसके लिए था, जो मॉडरेट कंडीशन था उसके लिए था, ठीक। और यहाँ पे माइल्ड कंडीशन के लिए क्या होगा, मिनिमम ग्रेड हमारा M20 होगा, और मॉडरेट के लिए M25, और इसके बाद बात करें सीवियर के लिए M30, एंड वेरी सीवियर के लिए M35, एंड एक्सट्रीम कंडीशन के लिए M40 होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर हमारा कवर की, तो 20, 30, 45, 50, 75 रट्टा मान लो भैया। 20 किसके लिए होगा, माइल्ड के लिए, 30 किसके लिए होगा, मॉडरेट के लिए, एंड 45 होगा हमारा सीवियर, 50 होगा हमारा वेरी सीवियर, एंड 75 होगा हमारा एक्सट्रीम कंडीशन के लिए कवर। फिर इसके बाद फील्ड कंडीशन की बात करें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर किसको कहते हैं, ठीक। तो कंक्रीट अगर हमारा प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वीदर होगा, वीदर से हमारा क्या है, बचा है, ठीक, तो हम माइल्ड मानेंगे उसको, ठीक। अगर कंक्रीट हमारा वाटर के अंदर है, ठीक, लेकिन वाटर हमारा क्या सलीन नहीं है, ठीक, सी वाटर नहीं है, ठीक। और इसके बाद कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट या साल्टी एयर इन कोस्टल एरिया, ठीक। तो और हमारा क्या है, जो सरफेस है हमारा कंक्रीट का, वो जो हमारा सैचुरेटेड फॉल्टी एयर हो या सॉल्ट वगैरह से जो है हमारा सेफ है, ठीक। तो उसको हम कहेंगे मॉडरेट कंडीशन, ठीक। उसको हम क्या कहेंगे, मॉडरेट कंडीशन, ठीक। सॉल्ट एयर है इन कोस्टल एरिया, ठीक, कोस्टल। और इसके बाद सीवियर की बात करें तो सीवियर में हमारा क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा, सीवियर रेन है हो रहा है, जैसे चेरापूंजी वगैरह में जो घर बन रहा है तो वहाँ पे क्या है, सीवियर रेन है, ठीक। और वेटिंग एंड ड्राइंग बार बार हो रहा है, ठीक, जैसे बार बार भीग रहा है, बार बार कोई स्ट्रक्चर हो सकता है जैसे वगैरह का है कि बार बार भीगता होगा, बार बार ड्राई होता होगा, तो हमारा क्या आएगा, सीवियर कंडीशन के अंडर में आएगा। फिर ओकेशनल फ्रीजिंग एंड थाइंग हो रहा है, ठीक, ओकेशनल फ्रीजिंग हो रहा है, और सीवियर कंडेंसेशन है, सी वाटर के अंदर कोई स्ट्रक्चर है, और कोस्टल इन्वायरमेंट है, तो हमारा कैसा होगा, सीवियर होगा एक्सपोजर कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सी वाटर स्प्रे हो रहा है तो वेरी सीवियर कंडीशन है, ठीक। सी वाटर स्प्रे अगर हो रहा है, और सीवियर फ्रीजिंग है, उसमें क्या था, ओकेशनल फ्रीजिंग था, इसमें क्या है, सीवियर फ्रीजिंग है, ठीक, सीवियर फ्रीजिंग है, तो इसकी स्पेलिंग है SVER, सीवियर फ्रीजिंग है हमारा, ठीक। और इसके बाद कोरेजिव जो है हमारा क्या है, कोरेजिव जो है कोरेजिव इन्वायरमेंट है हमारा। फिर कंक्रीट जो है हमारा सब सॉइल के अंदर जो है हमारा मतलब कोरेजिव इफेक्ट ज़्यादा है, और ग्राउंड वाटर भी हमारा क्या है, साल्टी अगर नेचर का हो तो हम उसको मान के चलेंगे क्या, वेरी सीवियर कंडीशन, ठीक। फिर इसके बाद सरफेस इज अगर हमारा टाइडल जोन में है, ठीक, सरफेस इज अंडर टाइडल जोन अगर हमारा है, कंक्रीट सरफेस हमारा क्या है कि टाइडल जोन के अगर अंदर है तो एक्सट्रीम कंडीशन होगा। डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एग्रेसिव केमिकल, या डायरेक्ट जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में कोई होगा जो डायरेक्ट केमिकल के कंटेंट में आ रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रीम कंडीशन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दो चीज हमारा हो गया एकदम कंफर्म। एज पर IS 456/2000 द परमिसिबल लिमिट फॉर सल्फेट्स इन वाटर टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट इज, तो कितना हमारा होगा, 400 मिलीग्राम पर लीटर होगा, ठीक।
जो है क्या मैक्सिमम जो है परमिसिबल लिमिट है सल्फेट का वाटर में, जो वाटर हम क्या कर रहे हैं कंक्रीट के लिए यूज कर रहे हैं। तो सल्फेट को इसको देखिए याद करने की ट्रिक है कि सल्फेट को हम क्या करेंगे SO3 लिखते हैं लेकिन क्या और SO4 का जो 4 है उसी से याद कर लेंगे कि 4 लीटर होगा। फिर इसके बाद फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ ये वाला बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक देख लेते हैं। तो पीएच वैल्यू जो है पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि पीएच वैल्यू जो है हमारा पीएच वैल्यू कितना होता है वो कंक्रीट में जो वाटर हम यूज कर रहे हैं उसके लिए तो कितना होगा 6 से जो है पीएच वैल्यू हमारी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आइए देखते हैं कुछ सॉल्यूशंस। यहाँ पे देखिए परमिसिबल लिमिट्स फॉर सॉलिड्स। ठीक, ये भी क्या है कोड से लिया गया है। ठीक, तो अगर हमारा ऑर्गेनिक होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं सॉलिड्स जो हैं वो वाटर में, तो उसके लिए 200 मिलीग्राम पर लीटर होगा। कितना होगा 200 मिलीग्राम पर लीटर होगा। अगर इनऑर्गेनिक होगा तो हमारा कितना होगा 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, और इसी तरह अगर हम सल्फेट्स की बात तो कर चुके हैं SO3 होता है लेकिन SO4 वाला ट्रिक याद कर रहिए। ऑर्गेनिक का O से क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड को क्या क्लोरीन, तो क्लोरीन Cl2 से Cl2 का 200 और इसमें 1000 जोड़ दीजिएगा 2000 जो है। देखिए इसमें PCC स्ट्रक्चर मिनिमम कितना मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए 500 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक, तो परमिसिबल लिमिट हमारा कितना होगा 500 मिलीग्राम पर लीटर होगा। फिर इसके बाद सस्पेंडेड मैटर की बात करें तो सस्पेंडेड मैटर कितना होगा 2000 मिलीग्राम पर लीटर होगा। ठीक, तो सबसे अधिक क्या है इनऑर्गेनिक, वही इनऑर्गेनिक हमारा सबसे मतलब मैक्सिमम रह सकता है 3000 मिलीग्राम पर लीटर का ध्यान में देना है। ठीक, और हमेशा मतलब एसएससी में तो फिक्स क्वेश्चन है एक कि मतलब पेपर उठा के देख लीजिएगा कि हर शिफ्ट में मुझे लग रहा है कि मतलब हर बार जो एग्जाम होता है और एई वगैरह में भी देखिए 275 नंबर के क्वेश्चन 263 195 तो इसका भी क्या है वेटेज हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS 456/2000 द परमिसिबल लिमिट फॉर हो गया है वाला। फिर ये फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट तो कितना होता है। तो पहले जो था 5700 FCK था। ठीक, अब कितना है 5000 सॉरी क्या 0.7 रूट FCK जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक, 0.7 इंटू क्या हो जाएगा रूट 25, तो यहाँ पे 0.7 इंटू 5 इज इक्वल 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फ्लेक्चर स्ट्रेंथ हमारी क्या है कंक्रीट की। ठीक, और मैं क्या बता रहा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दे रहा था। ठीक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 रूट FCK जो एज पर 562,000 अगर पुराना वाला कोड दे देगा तो मैं क्या होगा रूट FCK। क्रीप स्ट्रेन इज 164। देखिए क्रीप हमारा क्या है तो कार्ड ड्यू टू किसके कारण होगा डेड लोड के कारण होगा क्रीप स्ट्रेन। ठीक, कार्ड ड्यू टू डेड लोड ओनली। फिर कह रहा है कि लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ क्रीप कोएफिशिएंट। तो शॉर्ट टर्म कितना होता है कि अगर
ES इज इक्वल टू, जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शॉर्ट टर्म है तो कितना हो जाएगा 5000, और हमारा जो है सब थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, थीटा क्रीप कोएफिशिएंट है, क्रीप कोएफिशिएंट है, ठीक। तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा यही, यहाँ पे देखिए द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 5000 रूट एफ के, वेयर एफ के द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्पेसिफाइड इन IS 456/2000 इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक। टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन इज टर्म्ड एज, तो टाइम डिपेंडेंट क्या है हमारा, क्रीप होगा, क्रीप क्या है, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो आइए देख लेते हैं इन सब के बारे में, जो है जो टर्म्स हैं छोटे छोटे, इनको अपन लोग देख लेते हैं, ठीक। फिर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, यहाँ से क्रीप से चालू करते हैं। तो क्रीप हमारा क्या है, व्हेन कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू सस्टेन्ड कंप्रेसिव लोडिंग, ठीक, इफ डिफॉर्मेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, तो यहाँ पे क्या है, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखिए, इवन दो द स्ट्रेस लेवल इज नॉट अल्टर्ड, ठीक। तो स्ट्रेस लेवल हमारा क्या है, चेंज नहीं हो रहा है कि लाइफ होगा, तो इसलिए क्या लाएगा तभी क्या, और यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेन इज कॉल्ड क्रीप, ठीक। यहाँ पे देखिए तो क्रीप बताया गया है, ठीक, टाइम और अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन में जो है क्या है, ग्राफ दिया गया है, ठीक। तो यहाँ तक क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन आएगा, ठीक, और इसके बाद क्या है, क्रीप का हमारा स्ट्रेन आएगा, जो कि टाइम के साथ देखिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और फिर जैसे ही हम लोड हटा देंगे तो क्या होगा, कुछ रिकवरी होगी, इंस्टेंटेनियस रिकवरी हो जाएगी, उसके बाद कुछ क्या, इसके जो रिमेनिंग रेजिडुअल क्रीप स्ट्रेन हमारा क्या, तो क्रीप हमारा किसके कारण आ रहा है, इंटरनल मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर के कारण, विस्कस फ्लो और स्लाइडिंग बिटवीन जेल पार्टिकल्स, ठीक, मॉइस्चर लॉस के कारण आता है, ग्रोथ इन माइक्रो क्रैक्स, ठीक, जो माइक्रो क्रैक्स हमारा उनमें जो है ग्रोथ अगर हो रहा है तो इसके कारण हमारा क्या होगा, क्रीप आएगा। इफेक्ट ऑफ क्रीप आर इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स एंड स्लैब, ये क्या करता है हमारा कि जो डिफ्लेक्शन है उसको बढ़ा देगा, ठीक। इंक्रीज डिफ्लेक्शन ऑफ सिलेंडर कॉलम दैट में लीड टू बकलिंग, जिसके कारण क्या है, अगर सिलेंडर कॉलम में हमारा डिफ्लेक्शन बढ़ जा रहा है उसके कारण हमारा बकलिंग के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक। ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम कंक्रीट टू रेनफोर्सिंग स्टील इन कंप्रेशन मेंबर, और हमारा क्या है कि जो लोड है वो क्या होगा, ग्रेजुअली ट्रांसफर होगा, ठीक। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, ठीक। और अब बेनिफिशियल इफेक्ट की बात करें तो रिडक्शन इन स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय रीस्ट्रेंट श्रिंकेज रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन क्रैकिंग, तो रीस्ट्रेंट श्रिंकेज के कारण अगर स्ट्रेस में जो कमी आ रही है उसके कारण हमारा क्या होगा, क्रैकिंग में भी क्या होगा, कमी आएगी, ठीक। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू क्रीप, तो क्या होगा कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जो सपोर्ट का सेटलमेंट हो रहा है वो हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रीप, तो क्या है, अगर हमारा सीमेंट कंटेंट हाई है तो क्रीप हमारा क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक। और वाटर सीमेंट रेशियो अगर हमारा ज़्यादा है तो भी हमारा क्या है, क्रीप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एग्रीगेट कंटेंट इज लो, अगर हमारा एग्रीगेट जो है कम है तो भी हमारा क्या है, बढ़ जाएगा क्रीप।
एयर इंट्रेनमेंट इज हाई, अगर एयर इंट्रेनमेंट हम ज़्यादा कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तब पर भी हमारा क्रीप बढ़ जाएगा। ठीक, फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या है कि अगर कम है तो भी हमारा क्या है, क्रीप बढ़ जाएगा। ठीक, फिर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अगर हमारा ज़्यादा है तो क्रीप हमको ज़्यादा मिलेगा। साइज अगर या थिकनेस ऑफ मेंबर अगर हमारा ज़्यादा है तो क्या होगा, हमें क्रीप ज़्यादा मिलेगा। ठीक, लोडिंग आकर फैट अर्ली एज तो भी हमें क्या होगा, क्रीप हमको अधिक मिलेगा। ठीक, और लोडिंग सस्टेन्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, लोडिंग अगर लोड हम रख के रख रहे हैं तब पर भी क्रीप ज़्यादा ही आएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर लॉन्ग टर्म का जो है ईसीसी मीन्स लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस जो है, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस जो है हमारा। ठीक, तो ईसीसी इज इक्वल टू ईसी अपॉन 1 प्लस थीटा, ये वाला फॉर्मूला बता दिया था। थीटा जहाँ पे हमारा क्या है, क्रीप कोएफिशिएंट, ईसी हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक, यहाँ पे देखिए एज एट लोडिंग की बात करें तो अगर 7 डेज है तो हमारा क्रीप कोएफिशिएंट भी वही पूछ रहा है, तो इसको भी ये 2.2 थीटा के लिए 1 होगा, 1 ईयर के लिए 1.1 होगा। ठीक, और ये याद किए होंगे कि 5 WL पावर फ्लो अपन 380 ई आई होता है हमारा क्या, लॉन्ग इफेक्ट रिड्यूस्ड बाई, क्रीप के इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं कि हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज करें, डिलेइंग द एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज पार्टीशन वॉल की जो फिनिशेज या पार्टीशन वॉल्स हैं तो उनको हम क्या करते हैं, डिले करते हैं, वो वाला जो वर्क मतलब उसको कम कर दें। ठीक, एडिंग रेनफोर्समेंट मतलब डेड लोड हम बेसिकली क्या करें, करके भी करके हम क्या कर देंगे, क्रीप को कम कर सकते हैं। ठीक, तो स्टीम क्योरिंग अंडर प्रेशर रिड्यूस ड्राइंग श्रिंकेज, ये हमारा क्या करता है, ड्राइंग श्रिंकेज को कम कर देता है और मॉइस्चर मूवमेंट को भी हमारा क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी कारण से क्या मॉइस्चर कारण क्रीप आता था तो फिर श्रिंकेज की बात करें तो श्रिंकेज देख लेते हैं, तो कंक्रीट अंडरगोज वॉल्यूम चेंजेस फेज फ्रॉम प्लास्टिक टू सॉलिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड श्रिंकेज, कि जब कंक्रीट हमारा क्या होता है कि प्लास्टिक से क्या हो जाएगा, प्लास्टिक फेज से क्या होगा कि सॉलिड फेज की तरफ जाएगा, तो उसके कारण हमारा क्या होता है, कंक्रीट में वॉल्यूम जो होता है हमारा क्या होता है, चेंज हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, श्रिंकेज कहते हैं। तो ये क्या है कि लीनियर श्रिंकेज एंड टेम्परेचर इफेक्ट्स आर सिमिलर, तो श्रिंकेज और टेम्परेचर इफेक्ट दोनों क्या है, सिमिलर हैं। अब रिड्यूस श्रिंकेज करने की मेथड क्या है कि मॉइस्चर सबग्रेड एंड फॉर्म्स टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो क्या है कि हम पहले से ही जो हमारा सबग्रेड है उसको क्या कर लेंगे, भिगो वो लेंगे, नहीं तो क्या करेगा वो हमारा जो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को। ठीक, और डैम्पन ड्राई एग्रीगेट, वाइट ड्राई एग्रीगेट हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, यूज इवेपोरेशन रिटार्डर, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूज ऑफ स्प्रे टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी, स्प्रे का यूज करेंगे ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए, तो ह्यूमिडिटी अगर हमारा ज़्यादा होगा तो क्या, तो श्रिंकेज कम होगा। फिर प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट फाइबर सीटीसी यूजिंग श्रिंकेज कंपनसेशन कंक्रीट आल्सो नोन एज के कंक्रीट। ठीक, तो के कंक्रीट किसको कहते हैं, श्रिंकेज कंपनसेशन कंक्रीट को क्या कहेंगे, के कंक्रीट कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ श्रिंकेज की बात करें, ये वाला हमारा जो है क्या है कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। ठीक,
श्रिंकेज कहते हैं कि हमारा क्या है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस इन कंक्रीट, जो हमारा क्या है केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है। ठीक, ऑटोजीनियस श्रिंकेज किसको कहेंगे, तो इसको देख लेते हैं कि जो हमारा इनसाइड कंक्रीट है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएशन होगा। ठीक, इनसाइड जो हमारा कंक्रीट है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा मॉइस्चर जो है वो आउटर इन्वायरमेंट को क्या होगा, जैसे कंक्रीट का क्यूब है मान लीजिए, तो इसमें टेम्परेचर अंदर की तरफ जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा, और इसके कारण क्या होगा कि हमारा मॉइस्चर जो है आउटर इन्वायरमेंट को ट्रांसफर नहीं होगा, जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ डेसिकेशन ऑफ सीमेंट हो जाएगा। और ड्यू टू दिस राइज इन कैपिलरी सेक्शन प्रेशर, इसके कारण क्या हो जाता है, हमारा कैपिलरी सेक्शन प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट शॉर्टनिंग हो जाएगा, एलिमेंट में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है, प्लास्टिक श्रिंकेज की बात करते हैं। तो प्लास्टिक श्रिंकेज में क्या होगा कि जैसे अगर कंक्रीट में क्या है कि अंदर की तरफ हमारा क्या होगा, टेम्परेचर सबसे अधिक होगा, इसके बाद अगर अंदर से बाहर की तरफ चलते जाएं तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होने लगेगा। ठीक, तो जैसे ही हम पानी क्या करते हैं कि मिक्स करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होने लगता है। अब बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, तो बाहरी जो हमारा कंक्रीट का वो होगा, मतलब बाहरी सरफेस जो होगा वो क्या करेगा, ठंड हो जाएगा अंदर वाले, तो इस कारण क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक होगा। ठीक, टॉप सरफेस पे क्या हो जाएंगे, क्रैक फॉर्म हो जाएंगे। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट एज शार्पनिंग टेंसाइल स्ट्रेस हैड नॉट बीन डेवलप्ड, क्योंकि हमारा क्या है कि शॉर्टनिंग टेंसाइल स्ट्रेस जो है नहीं डेवलप हो गया है, इसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, कंक्रीट की शॉर्टनिंग हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग श्रिंकेज की बात करें तो ड्राइंग श्रिंकेज क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्डन कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट पोर्स। तो कंक्रीट पोर से अगर हमारा क्या हो जा रहा है कि पानी जो है क्या निकल जा रहा है। ठीक, वाटर इज ट्रांसफर टू आउटर एटमॉस्फेयर, वाटर हमारा क्या हो गया, आउटर एटमॉस्फेयर को क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। फिर लास्ट वन है हमारा कार्बोनेशन श्रिंकेज। तो कार्बोनेशन श्रिंकेज क्या होगा कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और यही कार्बोनिक एसिड जो में होता है उस उससे जो है रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और H2O फॉर्म कर लेता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना लेगा। ठीक, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी के कारण हमारा क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ द कंक्रीट। ठीक, और पोरोसिटी हमारी कम हो जाएगी एंड क्रिएट डिफरेंट वॉल्यूम चेंज सरफेस एंड बल्क ऑफ कंक्रीट। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि H2O जो है, H2O के कारण अगर हाइड्रेशन होता है तो हमारा कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक, और पीएच अगर हमारा क्या है कम हो जाएगा तो कोरिजन ऑफ रेनफोर्समेंट भी हमारा क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, रिएक्ट कर दिया उसके कारण क्या इरोजन के भी चांसेस। फिर अल्फा स्टील की बात करें तो अल्फा स्टील हमारा कितना होगा, 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। याद कर लीजिए इसको, सब प्रॉपर्टीज हैं तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो EF स्टील का कितना होगा, 2 × 10⁻5 मेगा पास्कल पर आल। ठीक, कोल्ड वर्किंग ऑन स्टील स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग। तो कोल्ड वर्किंग कारण क्या होगा, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग होगा, जिसके कारण हमारा यील्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होगा, बट डक्टिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोल्ड वर्किंग में क्या होगा, कोल्ड वर्किंग में क्या होगा, हमको जो हमारी
which does not have a well defined yield stress can add the calculation। तो हम स्टेप लेके चलेंगे यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए 0.2%, ठीक, कोल्ड वर्क स्टील के लिए, ठीक। और माइल्ड स्टील पर परसेंटेज इलांगेशन एट फेलियर इज इक्वल टू 8% हमारा होगा, ठीक। और HYST बार के लिए या Fe415 के लिए इलांगेशन एट फेलियर हमारा कितना होगा, 41.5% होगा, ठीक, 14.5% होगा और ये 12% होगा। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब टेस्ट और सिलेंडर टेस्ट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारा क्या है, तो क्यूब कितने का होता है 150 mm इंटू 150 इंटू 150 mm का होगा, ठीक। और स्ट्रेंथ क्यूब टेस्ट में क्या होगी, ज्यादा होगी। सिलेंडर में स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, कम होती है, ठीक। और Fy सिलेंडर की बात करें तो 0.85 इंटू एफ क्यूब होगा और सिमिलरली क्या होगा, एफ क्यूब की बात करें तो 1.25 इंटू एफ सिलेंडर होगा, ठीक। और टॉप सरफेस हमारा क्या होता है कास्टिंग के समय क्योंकि अनइवन होता है, तो क्या करते हैं, अगर हमारा क्या है जब हम क्यूब कास्ट कर रहे हैं तो ये वाला फेस अगर ऊपर होगा तो इसको हम चेंज करके 2 या 3 वाले की तरफ 2 या 3 तरफ रख देंगे क्योंकि ये वाला अनइवन की तरफ। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरियस कंक्रीट ग्रेड्स की बात कर लें तो M10 और M15 के लिए हमारा ग्रेड कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, के लिए 10-15 के लिए 0.5, 20 के लिए 22 M50 के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। ये वाला देखिए क्वेश्चन, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये वाला द टारगेट मीन स्ट्रेंथ FM for concrete mix design obtained from the characteristic strength FCK and standard deviation sigma as defined in IS 456-2000, तो क्या होगा ये FCK प्लस सिग्मा सिग्मा बता कितना होगा 3.5 होगा 10 से 15 के लिए, 20 से 25 के लिए कितना होगा 4 होगा और 30 से लेकर 50 के लिए 5, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी एंड मीन स्ट्रेंथ की बात करें, हमारा देखिए ऐसा अगर हमको ग्राफ मिल रहा है फ्रीक्वेंसी अगर और मीन स्ट्रेंथ में, तो हमारा क्वालिटी कैसा होगा, गुड क्वालिटी होगा, ठीक। तो इसका मतलब गुड क्वालिटी के लिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कम होता है, के लिए ये क्या है, ये वाला जो ग्राफ है हमारा ये किसके लिए है, मॉडरेट क्वालिटी कंक्रीट के लिए है, पुअर फैला हुआ ग्राफ होगा हमारा पुअर क्वालिटी के लिए, ठीक। क्वालिटी के लिए हमारा ये वाला ग्राफ होगा, ठीक। और पुअर क्वालिटी क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो हमको पुअर क्वालिटी कंट्रोल मिलेगा, पुअर क्वालिटी कंट्रोल मिलेगा, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारा ज्यादा है, इसकी बात कर लिए हैं, ठीक। एफ टारगेट इज इक्वल टू एफ सी के इंटू के सिग्मा। तो चांस ऑफ फेलियर क्या है कि अगर 1% है चांस ऑफ फेलियर तो के वैल्यू हमारी कितनी होगी 2.33 होगी, ठीक। तो इसको मतलब रिमेंबर करके चलिए कि अगर 1% चांस फेलियर तो वैल्यू कितनी होगी
5% के लिए 1.6, 100% के लिए 50 वैल्यू। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हो सके हो। टू 55 देखिए, करेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट वैल्यू ऑफ द लोड which has 95% probability of not being exceed during the life of the structure, मतलब पूरे लाइफ स्ट्रक्चर के दौरान हमारा जो है लोड क्या होगा, वो 5% करेक्टर 95% की अधिक नहीं है। ठीक, कितने चांस है कि 95% चांस, इससे अधिक नहीं आएगा। तो आगे का क्वेश्चन जो है भाई बाद में देखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो गया है। तो थैंक यू।